हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। तो कल सभी लोगों हमने क्या पढ़ाया था। कल हमने बताया था कि अगर किसी भी परिणामी परिमाण मुझे ज्ञात करना पड़ता है तो आर की वैल्यू क्या मिलती थी। आर इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ था। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा। और यहीं पर मुझे एक चीज मिला था tan अल्फा इज इक्वल टू v sin थीटा अपान क्या मिला था a प्लस b cos थीटा। यही तो प्राप्त हुआ था। अब यहां पर बात यह है कि जो थीटा है, ये वाला जो थीटा ये थीटा क्या है। बात को समझते थे। आपका जो थीटा मिला है थीटा क्या है। तो हमने आपको कल सिंपल सी भाषा में बताया था कि वेक्टर ए और वेक्टर वी के बीच बना जो कोण होता वही क्या होता आपका थीटा होता। ये तो बताया था। और दूसरी बात हमने एक चीज ये भी बताया था कि जो इसका परिणामी होता है, यहां से हमने क्या बनाया था, एक समचतुर्भुज बनाया, समांतर चतुर्भुज बनाए थे। और इसका जो आपका ये विकर्ण है, इसी विकर्ण को क्या माने थे, परिणामी हम माने थे। क्या माने थे, परिणामी माने थे। अब यहां पर याद कर लीजिएगा, परिणामी और वेक्टर ए के मध्य जो बना कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, हम अल्फा बोलते हैं। और इस अल्फा को हम किसके माध्यम से निकालते हैं, आपको tan अल्फा के माध्यम से निकालेंगे। और अगर मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करना होता है, इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, ये वाला फार्मूला के बेस पे पढ़ाते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे ये है कि अगर मैं कह दूं कि जब आपका क्या हो थीटा 90 अंश, थीटा क्या हो, पहला काम 0 हो, जब आपका थीटा क्या हो 90 हो, जब आपका थीटा क्या हो भैया 180 अंश हो, तब हम आपका जो परिणामी आयाम होता है उसको कैसे प्राप्त करते हैं। सीधा सिंपल काम आपको दिमाग में आना चाहिए कि दिमाग लगाओगे कि सर ये बताए कि आपका थीटा 0 कब होता है। थीटा 0 कब होता है, तो हमने आपको पहली क्लास में ही बता दिया था कि जब समान सदिश होंगे। तब क्या होंगे, जब आपके समान सदिश होंगे। समान सदिश का मतलब क्या होता है, जिसके परिणाम और दिशा दोनों क्या होती, बराबर होती है। परिणाम और दिशा जब बराबर होती है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है आपका 0। तो यहाँ पर लिख देंगे जब दोनों सदिश क्या होंगे, समान दिशा में होंगे। क्या होंगे, समान दिशा में होंगे। या समान सदिश जब होता है तब उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी। और यहां पर आपको अधिकतम परिणाम मिलता है। क्या मिलता है, अधिकतम मैक्सिमम a प्लस बी प्राप्त होता है। इसको हम प्रूव भी करवा चुके हैं अगली क्लास में। और दूसरी बात ये होगा जब आपके दोनों सदिश क्या होंगे, लंबवत होंगे। लंबवत का मतलब ये ए और बी के बीच का कोण कितना बन रहा है, जब आपका 90 बनेगा तब क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो इस कंडीशन में आपको मिला होगा ए आर इज इक्वल टू मिलता है अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या मिलता है, प्लस बी का स्क्वायर मिलता है। ये आपको यहां पे प्राप्त हो जाता है। अब तीसरी बात यह है कि जब दोनों सदिश क्या होंगे, विपरीत होंगे। विपरीत का मतलब यह है कि जो आपकी इसकी दिशा ऐसे थी, दिशा के ऐसे थी और ऐसे ना होकर के एक वेक्टर आपका इधर हो जाए, दूसरा वेक्टर आपका इधर हो जाए, तो जब आपका विपरीत सदिश होता है तो विपरीत सदिश की कंडीशन कितना कोण बनता है, 180 बनेगा। कितना बनेगा, 180 बनेगा। और जब हम 180 रखते हैं cos 180 अंश की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए, -1 हो जाती है। कितना हो जाती है, -1 हो जाएगी। इस कंडीशन में आपका जो परिणाम मिलता है वह क्या होता है, सबसे मिनिमम मिलेगा, यानी कि a माइनस बी मिलेगा। अगर इसको प्रूव करना होगा, इसके जस्ट पहले क्लास में हमने आपको बताया भी था कि केवल आपको इसी cos थीटा के स्थान में 180 रखेंगे तो इसके स्थान में कितना होगी, इसके स्थान में -1 मिलेगा। -1 से गुणा कराएंगे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये भी मिलेगा, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर आपको क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना। अधिकतम आयाम कब मिलेगा, जब समान सदिश होंगे। और न्यूनतम आयाम कब मिलता है, जब आपका विपरीत सदिश होंगे, अर्थात 0 और 180 अंश पे। 0 सर्वाधिक और मिनिमम किस पे होता है, 180 अंश पे। एक बात दिमाग में और बैठा लो कि cos थीटा की जो अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, जो कितने अंश से मिलता है, 0 डिग्री पे। कितना मिलता है, 0 डिग्री। जब cos 0 होगा अधिकतम होगा, जब 180 अंश होगा क्या होगा, न्यूनतम होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत। अब हम आगे क्लास पढ़ते हैं, सभी लोग रफ और पेन उठाएं और लिखना यहां से समझते हुए लिखते हुए आगे की ओर बढ़े। अब हम देखते हैं किसी एक सदिश का किसी एक अदिश के साथ गुणा कराने पर, या उसको हम किसी अदिश से क्या करें, भाग कराते हैं, तब आपको क्या प्राप्त होता है। ठीक, अब मान लीजिए आपके पास कोई एक सदिश, देखो यहां पर थोड़ा बात को समझिएगा कि माना एक सदिश क्या है,
एक सदिश ए है। क्या है आपके पास? एक सदिश ए है। और इस सदिश में यदि हम किसी के से गुणा कराते हैं, किससे गुणा कराते हैं? के से। के का मतलब होता है कोई एक संख्या। के का मतलब कोई क्या होता है? कोई एक संख्या। अगर हम सदिश ए में किसी संख्या के से गुणा कराते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? जो इसका परिणाम मिलेगा, तो परिणाम भी क्या मिलेगा आपको? आर एक सदिश मिलता है। क्या मिलता है? एक सदिश मिलता है। बात समझ पा रहे हो नहीं? कहने का मतलब ये, अगर आपके पास कोई एक सदिश राशि है, अगर उसमें हम किसी संख्या से गुणा करा दें, क्या करा दें? किसी संख्या से गुणा करा दें, तो गुणा करने के बाद जो भी आपको संख्या मिले, जो भी आपको एक सदिश राशियां मिलती हैं, वो राशि क्या होगी? आपकी हमेशा एक सदिश राशि होगी। क्या होगी? सदिश राशि होगी। जैसे मैं कह दूं कि आपके पास क्या था? एक वेक्टर ए था। अब जब ए का हम किसके साथ गुणा कराएंगे? किसी एक संख्या के से गुणा कराते हैं, यानी कि आर को क्या मिलेगा? तो आपको क्या मिलेगा? परिणाम मिलेगा, आर मिलेगा। तो इसको क्या मिलेगा? के ए मानेंगे। क्या मानेंगे? के इंटू ए। जहां के क्या है? कोई संख्या है। के क्या है? कोई एक संख्या है। मान लीजिए यहां पर वेक्टर ए की जो वैल्यू दिया जाए वह दिया जाए 10 सेंटीमीटर। कितना दिया जाए? 10 मीटर पर सेकंड दिया जाए। चलो कितना दिया जाता है? 10 मीटर पर सेकंड दिया जाए। या हम यूं कह सकते हैं कि अगर आपको कोई एक सदिश दिया गया है, वो कितना दिया गया है? ए की वैल्यू कितना दिया गया है? ए दिया गया है। अगर इसमें हम 2 से गुणा करा देते हैं, 2 मतलब कोई किसी संख्या से गुणा कराएंगे तो क्या मिल जाएगा आपका? 2a मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 2a मिलेगा। अगर हम 10 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा? 10a मिलेगा। लेकिन आपको क्या एक सदिश ही तो मिल रहा है। अगर हम 10 से गुणा करें तो क्या मिलेगा? 10a मिलेगा। अगर हम -2 से गुणा करें तो -2a मिलेगा। अब इस कंडीशन में केवल दिशा बदल रही है। क्या बदल रही है? दिशा बदल रही है। लेकिन जो भी आपको ये मिलेगा, ये क्वांटिटी क्या होगी? एक प्रकार की वेक्टर ही होगी। क्या होगी? एक प्रकार की वेक्टर होगी। जैसे अब यहां पर जो आपकी एक के है, के कोई आपकी संख्यात्मक वैल्यू ना होकर कोई एक दूसरी राशि हो। क्या हो? एक राशि हो। जैसे हम देखते हैं पी बराबर क्या होता है? संवेग होता है। पी बराबर क्या होता है? संवेग। और संवेग पी बराबर क्या होता है? एम इंटू वी। संवेग बराबर क्या होता है? एम इंटू वी। अब यहां पर देखते हैं पी क्या है? एक आपका संवेग है। बात को समझिएगा, अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। और ये क्या है? आपका अदिश है। ये यम क्या है? द्रव्यमान है। बात को समझिएगा, क्या भैया? द्रव्यमान है। और वी क्या है? आपका वेग है। क्या है? वेग है। बात क्लियर हुई? अब एक काम ये करते हैं कि ये तो आपका देखिएगा, ये क्या है? एक आपका सदिश राशि है। क्या है? ये सदिश है। और ये क्या है? आपका एक अदिश है। क्या है? ये अदिश है। तो हमने बताया था किसी सदिश में हम किसी अदिश से गुणा कराएं, किसी सदिश में किसी अदिश से गुणा कराते तो हमेशा क्या आपको मिलेगा? एक सदिश मिलेगा। क्या मिलेगा? सदिश मिलता मिलता। बात समझ पाए ना? लेकिन हाँ, अब इस कंडीशन में इसका जो मात्रक और बीमा होगा, जो कुछ कंडीशन होगा, वो इन दोनों के गुणनफल पर निर्भर करता है। यानी जो आपका सदिश और अदिश मिला, उसके गुणा करने के बाद इस पर क्या, इसका राशि और मात्रक इस पर डिपेंड करता है। बात समझ पाए? अब अगर हम आगे की ओर बात करते हैं कि अगर आपको, ये तो आपके गुणा की बात हो गई कि किसी सदिश में हम किसी अदिश से गुणा कराने के पश्चात मुझे क्या प्राप्त होता है। अगर हम भाग कराएं, क्या कराएं? भाग कराएं, तो भाग कराने पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है। भाग जब हम कराते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका जो परिणामी होता है, जैसे आपको क्या था? आर था। अगर हम वेक्टर ए में किससे गुणा करा रहे हैं? के से गुणा कराएंगे तो जो भी आपका परिणामी मिलेगा वो भी क्या मिलेगी? एक प्रकार की आपकी सदिश राशि मिलेगी। क्या मिलेगी? सदिश मिलेगी। क्या मिलेगी? सदिश मिलेगी। कैसे? अब बोलूं कैसे? क्योंकि आपको पता है कि, बात को समझिएगा, आपको एक चीज ये पता होता है कि यह बराबर क्या होता है? यम इंटू ए। यह बराबर यम इंटू ए। अब अगर हम ए को यहां पर ले लेंगे तो क्या भाई? यह मान क्या मिल जाएगा? यम मिल जाएगा। अब यह क्या है? एक प्रकार की सदिश राशि है। और द्रव्यमान क्या है? एक प्रकार की अदिश राशि है। जब हम किसी सदिश राशि को अदिश राशि से क्या करेंगे? भाग कराते हैं, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? एक आपको सदिश राशि प्राप्त होता है। क्या मिलेगा? सदिश राशि प्राप्त होता है। बात समझ पाए नहीं? यानी कि अगर किसी भी सदिश में किसी भी हम संख्यात्मक गुणा करते हमेशा क्या मिलेगा? सदिश मिलेगा।
अगर किसी सदिश में किसी अदिश से गुणा कराए क्या मिलेगा, हमेशा एक आपको सदिश प्राप्त होता है। और चाहे हम गुणा कराएं चाहे हम भाग कराएं, दोनों में क्या मिलेगा, एक आपको सदिश क्वांटिटी ही यानी वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होती है। क्या कोई दिक्कत इसमें, सबको समझ में आया? चलो ठीक, आगे इसको फटाफट नोट कर लेंगे। अब देखिएगा, हमने आपको बताया था कि जब किसी सदिश को किसी अदिश के साथ गुणा करने या भाग करने पर आपको क्या प्राप्त होगा। लेकिन अब ये बात है कि जब हम दो सदिशों का गुणा करें, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर, जब हम दो सदिशों का गुणा कराते हैं तब आपको क्या प्राप्त होता है। पहले एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे आपको निकालना होता है वर्ग, वर्ग यानी कि कार्य निकालना होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे, बोलो, बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुण क्या होगा, विस्थापन होगा। यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं बल एक प्रकार क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। और दूसरा यहां पर जो विस्थापन मिलेगा, विस्थापन भी क्या है, वेक्टर यानी कि सदिश राशि है ये। जब हम दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो ये जो आपका कार्य है ना, कार्य जानते हो क्या है, कार्य एक आपका अदिश राशि है। क्या भैया, अदिश राशि है। तो आपको फाइनली यहीं से एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब हम किसी दो सदिशों का आपस में गुणा कराते हैं, जब हम दो सदिशों का आपस में गुणा कराएंगे तो हमेशा जो परिणाम मिलेगा वह क्या मिलेगा, आपको एक अदिश राशि मिलता है। क्या मिलेगा, अदिश राशि मिलेगा। यहां पर दो बात आपको नोट कर लेना। पहली बात यह है कि दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल क्या मिलेगा, एक सदिश राशि प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, सदिश राशि प्राप्त होता है ना। अब यहां पर अगर बात करें, दो सदिश का गुणनफल अदिश होता है ना, दो सदिशों का गुणनफल हमेशा सॉरी यहां पर क्या होगा, अदिश होगा। बिल्कुल सही, क्या होगा भैया, अदिश होता है ना। दूसरी बात कि एक सदिश और अदिश का जब हम गुणा कराते हैं क्या मिलता है आपको, सदिश राशि। तो हाँ, तो यहां पर आपको मिलता है सदिश राशि। किसी कोई दिक्कत नहीं, ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन जानते हो जब हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं तो यहां पर आपको मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब हम दो सदिश, मान लीजिए एक सदिश आपका वेक्टर ए है, दूसरा सदिश वेक्टर वी है, तो हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इसको लिखते हैं। क्या मिलेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन जब हम किसी सदिश का किसी अदिश के साथ जब गुणा कराते हैं तो यहां पर आपको मिलता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी, यानी कि इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। यानी क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट मतलब समझ पाए। अब एक बात और समझ लो, यहीं पर आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो। ये गलतियां भी आपको देखी नहीं जाती, लेकिन जब कभी आप कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू देने आते, जैसे आपके लेक्चर वगैरह हो गया, वहां पर ये गलती पकड़ी जाती है। गलती ये है कि जैसे यह बराबर क्या होता है बेटा, यम इंटू ए होता है। दूसरी बात यहां पर एक चीज और है, दूसरी बात यह है कि जैसे हम दे दिया जाए कि यहां पर हम आपको दे देते हैं पावर नहीं, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी दिया जाए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर ये बताओ गुणा लगाना अच्छा है, यानी कि एफ बराबर ए क्रॉस बी लिखना सही होगा कि एम बराबर एम इंटू ए लिखना सही होगा। दूसरी बात डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी लिखना सही है कि एफ डॉट डी, इन दोनों में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है और ये छोटी छोटी गलतियां देखी नहीं जाती, लेकिन क्या होती है बाद में ये बड़ी गलती आपको बन जाती है। बात ये है, अगर इस प्रकार की आपके पास सवाल आ जाए तो देखो ये क्या है, मास एक प्रकार की कौन सी क्वांटिटी, अदिश है। क्या भैया, ये अदिश है। और आपका जो त्वरण है, एक्सेलरेशन, क्या एक प्रकार की सदिश राशि है। तो हमने आपको बताया था कि जब अदिश और सदिश का गुणनफल होता है तो हमेशा क्या मिलेगा, एक आपको सदिश मिलेगा। और ये जो सदिश होता है, सदिश हमेशा क्या होगा, आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होगा। अर्थात हम एफ बराबर एम इंटू ए लिख सकते हैं। अगर आप कहीं पर ऐसे लिखा पा जाएंगे तो आपका क्या होगा, नंबर कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या बेटा, डॉट प्रोडक्ट है। अब दूसरी बात है, अब देखा जाए सर ये हम कैसे लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था कि फोर्स क्या आपकी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, इनटू आपका क्या है दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब हम दोनों का इनटू कराते हैं तो क्या मिलता है आपको, स्केलर क्वांटिटी मिलती है।
अदिश राशि मिलेगी। अब जब हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं हमेशा क्या बोलते हैं, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हमेशा बेटा क्रॉस लगेगा, ना कि डॉट होगा। अगर आप ऐसा कहीं लिखा पा जाएंगे आपके एग्जामिनर तो आप क्या कर देंगे, गलत कर सकते हैं। ये सभी छोटी छोटी बातों क्या करना, आपको समझ लेना है, नहीं तो ये बाद में क्या होती, गलती आपकी होती चली जाएंगी। कोई दिक्कत किसी को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब है। हमने आपको इसके जस्ट पहले बताया दो सदिशों का सदिश और अदिश गुणनफल क्या होता है, भाग क्या होता है, सारी बात हो गई थी ना। अब चलिए एक बार बताएंगे कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है हमेशा। इसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। दूसरी बात क्या है, एक प्रकार की हमेशा अदिश राशि होती है, याद कर लेना। इसको नोट करना तो लोग नोट कर लीजिएगा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक क्या होता है, अब इसको नोट कर, दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। लिख लीजिएगा क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। और इसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। किस प्रोडक्ट के नाम से, क्योंकि आपने देखा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है ना। अगर कोई पूछे दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक प्रकार की अदिश राशि होती है। या हम मान लीजिए कि माना दो वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाए। सपोज दैट आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, और इनके बीच का कोण कितना भैया, थीटा कोण है। कोण क्या होगा, थीटा होगा। तो इस कंडीशन में जो आपका डॉट प्रोडक्ट मिलेगा इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब हम यहां पर एक डिफिनेशन को और बना सकते हैं। क्या करेंगे, एक डिफिनेशन को हम यहां पे और बना सकते हैं। और डिफिनेशन क्या होगी, डिफिनेशन ये होगी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा उन दोनों सदिशों के परिणामी तथा उनके बीच की कोज्या, इसको क्या बोलते हैं, कोज्या। यानी अगर आपको cos थीटा मिल जाए, cos थीटा क्या बोलते हैं, कोज्या। क्या बोलेंगे, कोज्या। अगर साइन थीटा मिल जाए क्या बोलते हैं, उसको हम ज्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ज्या बोलेंगे। tan थीटा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्शज्या मिलते हैं। ठीक है, तो याद कर लेना कि आपका दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा दोनों सदिशों के परिणामी या मापांक के गुणनफल और उनके बीच बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखा जाए, हमने इसके जस्ट पहले आपको क्या बताया था, वर्क बताया था। क्या बताया था, वर्क बताया था। तो वर्क के लिए क्या करते हैं, कार्य को जो हमने पढ़ाया था तो याद होगा, कार्य बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। या हम ये भी कह सकते हैं, यदि आपके जो कार्य है, कार्य जब किसी वस्तु को क्या होते हैं, बल की दिशा में विस्थापित करते हैं, और यदि बल की दिशा में विस्थापित ना होकर थीटा कोण पे जब विस्थापित होता है तो यहां आपको एक फार्मूला ये मिलता होगा कि डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा मिलता था कि नहीं मिलता था। अब यहां पर कॉस थीटा क्यों लगाते थे, याद है, जब आपको कार्य पढ़ाया गया था तो वहां बताया गया था एक फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, दूसरा क्या होता है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो यहां पर कॉस थीटा क्यों लगेगा, क्योंकि अब क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो डब्ल्यू बराबर क्या मिल जाएगा, एफ इंटू डी कॉस थीटा। अब बात ये है कि इसको हम डिफाइन कैसे करें, तो सिंपल सा काम करना है बेटा कि आपका जो फोर्स है, बल का परिणाम और विस्थापन का परिणाम और उनके बीच बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। और यही कार्य क्या है, आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का परिणाम है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है, परिणाम है। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आपके यहाँ पे वर्क हो गया। अब दूसरा एग्जांपल जैसे हम देखना चाहें, दूसरा एग्जांपल रुको हम बुक से देख लेते हैं, एक मिनट। दूसरा एग्जांपल जैसे आपको दिया जाए शक्ति, क्या दिया जाए, शक्ति। तो शक्ति का क्या होता है, P बराबर एफ इंटू वी। P बराबर क्या होता है, एफ इंटू वी। अब बात वही यहां पर भी है, यहां पर क्या है, आपका बल एक प्रकार की सदिश राशि है, वेग भी एक प्रकार का क्या है, सदिश राशि है। जब दोनों का गुणन कराते हैं, सदिश का गुणा किससे कराएंगे, सदिश से होता है, तो हमेशा क्या मिलेगा, यहाँ पे एक आपको क्या मिलेगा, अदिश मिलता है। क्या मिलेगा, अदिश मिलेगा। इसी प्रकार एक एग्जांपल और सभी लोग नोट कर लेंगे, नोट करिए सभी लोग फटाफट। चुंबकीय फ्लक्स को नोट कर लेंगे। चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होता है, V इंटू ए होता है।
अगर आप इसको चाहे तो P बराबर एफ इंटू वी cos थीटा लिख सकते हैं, और इसको भी क्या फाई ई बराबर क्या होता है वी ए cos थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सभी क्या है आपस में डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो डॉट प्रोडक्ट को आप पहचान लोगे, 100% श्योर है ना। आई बराबर जे इंटू ए, यहां पर भी आप लिखे क्योंकि यहां पर ये क्या है धारा घना, तो आप ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों मिलकर क्या मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है। क्या है? एक प्रकार की अदिश राशि है। एक बात आप वास्तव रूप इसको पढ़ लीजिएगा कि विद्युत धारा की दिशा होती है, क्योंकि धारा किधर बहती पॉजिटिव टू निगेटिव, उसके बावजूद भी इसको हम क्या बोलते हैं अदिश बोलते हैं, है ना। सदिश होने के बावजूद भी इसको हम क्या बोलते हैं अदिश बोलते हैं। इसीलिए इसको हम एक क्वांटिटी की टेंसर राशि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? टेंसर क्वांटिटी। क्या है? टेंसर क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। इसको आप लोग फटाफट नोट कर लेंगे, और इससे कुछ फैकल्टीज है जिसको हम आपको बताने वाले हैं। अब थोड़ा सा और ध्यान देना बस, क्योंकि जो अदिश गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल के कुछ गुण हैं। एक बात याद कर लेना, अदिश गुणनफल आपका क्या होता है, ये आपका धनात्मक भी हो सकता है। क्या होता है? धनात्मक भी होगा, शून्य भी होगा, और क्या होगा ऋणात्मक भी होता है। और क्या होता है भैया? ऋणात्मक। नोट कर लो कि हमेशा दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और आपका शून्य भी हो सकता है। ये कब होगा तो याद कर लीजिएगा, सीधा सिंपल काम हमने बताया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और क्या होता है भैया ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा होता है। अब ये जो आपका थीटा की वैल्यू है, जब ये क्या होता है न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब क्या हो, जब 90 से कम हो। जब थीटा क्या होता है मेरे प्यारे 90 से कम होता है, तो आपको पता होगा cos थीटा की जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होगी। इस कंडीशन में जो आपका इसका गुणनफल होगा, वह गुणनफल हमेशा क्या होता है, क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। क्या मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि जब आपका समकोण हो, क्या हो, जब आपका समकोण होता है, तो समकोण की कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 अंश हो जाता है। तो 90 अंश की कंडीशन में cos थीटा की cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। तब यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू क्या हो जाती है भैया, 0 होगी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू यहां पर रखोगे क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपका थीटा क्या है, अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब ये होगा कि जो थीटा की वैल्यू है 90 अंश से क्या होना चाहिए, अधिक होगा। उस कंडीशन में cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होगी। अर्थात जब ये प्यारे नेगेटिव होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू भी क्या होगी, आपको ऋणात्मक प्राप्त होती है। ये क्या होगा, आपको ऋणात्मक प्राप्त होता है। ये बात समझ पाए? यानी कि आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर आपको प्राप्त करना है, तो ये क्या होगा, आपका धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, और इसके साथ साथ में क्या होगा, ऋणात्मक भी होगा। कब शून्य होगा, कब ऋणात्मक होगा, और कब आपका धनात्मक होगा, ये सारी बात आपको क्लियर हो गई। अब इसमें कुछ चीज और है। कुछ चीज एक मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन भी करता है। किसका पालन करेगा? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगर क्रम विनिमय नियम का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं इसको भी। क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्योंकि अगर हम वेक्टर ए को बी के साथ गुणा करा दें, तो वेक्टर बी का ए के साथ भी गुणा कराने के बाद दोनों आपस में क्या होता है, ये बराबर होता है। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसको फटाफट सभी लोग नोट कर लेंगे। और गुणन का वितरण नियम भी पालन करता है, इसमें ज्यादा खास कुछ है नहीं। वितरण नियम क्या कहता है, ए डॉट बी, अगर बी प्लस सी है, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी ए प्लस वी डॉट सी। इसका भी पालन करेगा। ये बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लाइफ के मतलब कोई भी एग्जाम देंगे लाइफ में, वो भी टेक्निकल से, तो आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ पाए? सब लोग नोट कर लें। तो देखिए बात यह है कि हमने आपको बताया था कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव होता है। यहाँ एक पॉइंट और नोट कर लेना, जो दो परस्पर लंबवत सदिश, दो परस्पर लंबवत सदिश जब होंगे, तो हमेशा उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 अंश हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। आपको यहाँ पे प्रूव करना आएगा। वो आपको दो सदिश दे देगा, वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण दे देगा, तो आपसे पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि क्या ये दोनों सदिश आपस में क्या है, लंबवत है या नहीं है।
तो उस कंडीशन में जब कभी आपके लंबवत की बात किया जाए, क्या किसकी बात किया जाए, लंबवत की बात किया जाएगा, तो वहां पर याद कर लेना हमेशा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि थीटा वैल्यू कितना होनी चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो यहां पर मेरे प्यारे याद कर लेना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब हम सॉल्व करते हैं तो ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के हम क्या रखें, 90 रखेंगे। इसकी वैल्यू कितना आनी चाहिए, आपकी 0 हो जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी आपको दे देगा दो सदिश, सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश आपस में क्या है, लंबवत है। क्या है, लंबवत है। तो यहां पे आपको ये सॉल्व करके बाद में आपको मिलेगा कि ये इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0 होगी, तभी क्या होगी, लंबवत होगी, अन्यथा नहीं। अब यहां पर हम वैल्यू के थीटा को कैसे फाइंड करेंगे, आपका 90 अंश है, तो इसको फाइंड करने के लिए सीधा सिंपल काम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान क्या होता है, ए इंटू बी बराबर क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। अब ये क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को कैसे सॉल्व करते हैं अभी आपको हम आगे बताएंगे। और वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण है, परिमाण को निकालने का तरीका भी आगे हम बताएंगे। दोनों का परिमाण और ये क्या, वेक्टरों का गुणनफल, यहां से हम थीटा को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। आपका पहले ये होगा लंबवत की कंडीशन हो गई। और दूसरा, अगर कभी कभी कह दे कि जब दोनों सदिश क्या होंगे मेरे प्यारे, समांतर हों, क्या हो, समांतर हों। जब दोनों सदिश क्या होंगे, समांतर होते हैं, समांतर की कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। दूसरी बात याद कर लेना, जब दोनों सदिश क्या हो, आपस में समांतर हो, तो आपसे इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो सदिश दे दिया जाएगा, आपको सिद्ध करना होगा कि दोनों सदिश आपस में क्या है, समांतर है। तो इस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितना आएगा आपका, 0 डिग्री होगा। अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को जब आप प्रूव करोगे तो cos 0 की वैल्यू कितना होती है, 1 होता है, तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्राप्त होगा। यानी दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल क्या होता, बराबर होगा। कब, जब दोनों सदिश क्या होंगे, समांतर होंगे, तब क्या होंगे, समांतर होंगे, अर्थात समान होंगे तब। इधर देखिए, जब दोनों क्या होंगे, समान होंगे तब। तीसरी बात और एक है, अगर दो सदिशों का हम किसी एक सदिश का उसी सदिश से गुणा करा दें, किसी, आपको जैसे एक आपका वेक्टर दिया गया, वेक्टर ए दिया गया है, और कहा जाए पुनः इसी वेक्टर से इसमें गुणा कराएंगे, तो जो इसका आपका परिमाण मिलेगा आपके वेक्टर ए के स्क्वायर के यानी वर्ग के क्या होता, हमेशा बराबर होता है। कि क्या होगा, बराबर होगा। ये बात समझ पाए सभी लोग। यानी पहला काम, जब लंबवत की बात करेगा तो लंबवत में हमेशा इसको प्रूव करना क्या होगा, 0 लाना पड़ेगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इसको प्रूव करने के बाद मेरे प्यारे 0 आ जाता, समझ लेना ये दोनों सही आपस में क्या है, लंबवत हैं। अगर आपका क्या हो जाए, यहाँ पे दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए, समझ लेना क्या है, समांतर है। ये बहुत बड़ी बात है, आपको मजाक लगता होगा, लेकिन जब कभी इसको प्रूव करेंगे तब समझ में आएगा। सवाल में एक एक पॉइंट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक। अब यहां पर बात यह है कि सर आप ये बताएं कि हम दो सदिशों का गुणनफल कैसे करते हैं। तो इसको बहुत सिंपल सी भाषा में आपको समझाने वाला हूं कि दो सदिशों का गुणनफल हम कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, केवल आपको एक बात समझना है। सभी लोग तैयार हो? अब देखिए, अब जैसे आपको दिया जाए वेक्टर ए, एक मिनट, चलो क्या दिया गया, वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू दिया गया है x1 i प्लस x2j प्लस x, ऐसे नहीं, इसको दिया जाए x1 i प्लस y1j प्लस z1 के दिया गया है। और वेक्टर v की जो आपको वैल्यू दिया जाए yx2i प्लस y2j प्लस क्या दिया है, z2 के दिया गया है। अब आपको ज्ञात करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या फाइंड करना भैया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, सॉरी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करना है। तो अगर आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करना, और क्यों फाइंड करना, क्योंकि आपको पता है अगर मुझे cos थीटा की वैल्यू प्राप्त करना पड़ जाएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान क्या निकालना पड़ता, वेक्टर ए इंटू बी, है ना। तब इसका जब हम दो सदिशों का गुणनफल कराएंगे तो हमेशा याद कर लेना, जो i का गुणक है क्या होगा, x1 इंटू x2 कर लेंगे, प्लस y1 इंटू क्या कर लेंगे, y2 कर लेंगे, y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू क्या कर लेंगे, z2। यही क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का गुणनफल होगा।
अब अगर कह दिया जाए कि सर हम ये जो आपको दिया जाए इसके स्थान में कभी कभी ए भी लिखा जा सकता है, कभी आपको घबराना नहीं है, इसके स्थान में लिख सकते हैं मॉड ए और मॉड बी। इसका दोनों का मतलब होता है परिमाण या मापांक, है ना। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, जैसे आपको वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करना पड़ेगा, तो वेक्टर ए का परिमाण आपको जैसे ज्ञात करना क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लगाएंगे। अब आई के साथ क्या है x1 का स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या है y1 का स्क्वायर प्लस के साथ क्या है z1 का स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, अंडर रूट x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा z2 का स्क्वायर। ये होता है परिमाण ज्ञात करना। क्या करना, परिमाण ज्ञात करना। ये इसको हम बोलते हैं मापांक ज्ञात करना या मापांक ज्ञात करना। क्या यहां तक बात सबको समझ में आई? जी। पक्का? आगे की ओर चल सकते हैं। इसी बेस पर हम एक सवाल को देखेंगे। अब एक सवाल देखते हैं। सवाल देखते हैं कि वेक्टर a बराबर 2i दिया गया प्लस 3j और वेक्टर b बराबर 6i माइनस 4j दिया गया है। इसको दिखाना कि परस्पर क्या है, लंब है। तो परस्पर लंब के लिए हमने आपको बताया था सीधा सिंपल काम करना, वेक्टर a डॉट वेक्टर b की जो वैल्यू होती क्या होनी चाहिए आपकी, 0 होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने आपको सीधा सिंपल काम क्या किया गया है, पहले लिखेंगे a बराबर क्या लिखा जाएगा 2i प्लस 3j और वेक्टर v की वैल्यू कितना दिया गया भैया, बोलिए 6i माइनस 4j। तब मुझे निकालना है वेक्टर a डॉट वेक्टर v। तो हमने क्या बताया था, इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ। तो 6 गुना कितना हो जाता है 12 और यहाँ 4 तिहाई 12, दोनों आपस में कैंसिल हो क्या बन जाएगा 0। यानी कि a डॉट b की वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। हमने आपको पहले से ही बताया था कि जब वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू कितना हो जाए 0 हो जाए तो समझ लेना कि ये क्या है आपका लंबवत है। क्या है, लंबवत है। अब अगर ज्ञात करना होगा कि सर यहां पर ये दिखाइए क्या रियल में 90 अंश है या नहीं है, तो सीधा सिंपल काम आपको क्या कर लेना है, वेक्टर a डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू ab cos थीटा। क्या होता है cos थीटा। तो a डॉट v वेक्टर a डॉट वेक्टर v अपान क्या हो गया a इंटू b बराबर cos थीटा। अब सीधा सिंपल काम, इसकी वैल्यू कितना हो गया 0 हो गई है, ऊपर लिख देंगे 0 a डॉट v इज इक्वल टू cos थीटा। अब जब ये 0 होगा पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 0। तो यहां पर लिखें 0 बराबर cos थीटा। अब cos कितना है, इसकी वैल्यू कितना होता है 0 होता है 90। तो लिख देंगे cos 90 बराबर क्या होता है 0, अर्थात थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90, अर्थात ये आपस में क्या परस्पर लंबवत है। यहां तक बात क्लियर हो गई। एक बात मैं सोचता हूं आप समझ लीजिए कि ये वाला पूरा चैप्टर मुझे कवर करना है, केवल एक टॉपिक और बचा हुआ है। लास्ट तक वीडियो देखिए और पूरा स्लिप पॉइंट को हर एक पॉइंट को समझ करके चलना है। ये आपका आज हम डॉट प्रोडक्ट को कंप्लीट कर दिए। इसके जस्ट बाद अब मुझे क्या पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट को और पढ़ना है। क्या पढ़ना है,